नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ का वक्त हो गया, शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और देश की बड़ी निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में संदिग्ध मौत हो गई। मामले में उनका परम शिष्य आनंद गिरी पुलिस की रडार पर है। सहारनपुर के एसओजी टीम के साथ सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय ने हरिद्वार से आनंद गिरी हिरासत में लिया और टीम आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज रवाना हो गई है। महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में मौत के बाद यूपी पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने शिष्य आनंद गिरी को मौत की वजह बताया था, जिसके बाद ही पुलिस उन्हें संदिग्ध मान रही है। प्रयागराज में आनंद गिरी के खिलाफ महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर वकील सुनील चौधरी याचिका दाखिल करेंगे, जिसमें जिले के डीएम और एसएसपी को हटाए जाने की मांग भी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के आवास श्रीमठ बाघांबरी के जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ वहां पर शोकाकुल महंतों और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों को सच सामने लाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल की ओर से आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसबीबी भी नेपाल की सीमा पर काम करते देखा है। लोगों में कैसा आपसी संबंध बनाए रखना है, ये एसएसबी से सीखा जा सकता है। नेपाल के साथ मधुर संबंध इसका उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी हो रहा। मुझे खुशी है कि तेजपुर असम से 3,384 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये रैली अक्टूबर को समाप्त होगी। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसकी पुष्टि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की है। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने बीते 8 सितंबर को इस्तीफा दिया था। 14 सितंबर को वह देहरादून में दिल्ली चली गई थी और 3 साल तक राज्यपाल पद पर रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर से सूबे में चुनावी दौरा शुरू करेंगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल क्रांति धरा से 29 सितंबर को फूंका जाएगा, जो अक्टूबर को वाराणसी में महारैली को संबोधित करेंगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली होगी। मेरठ में कांग्रेसियों ने रैली की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी नीरज गुर्जर ने दावा किया कि कांग्रेस अपने दल पर विधानसभा क्षेत्र से जलील जसपानू को विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया गया। आजाद भारत पार्टी बसपा में विलय हो गया। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के कार्यालय पर हुए इस विलय में वाल्मीकि समाज सोनकर पार्टी डेमोक्रेटिक का बसपा में विलय हो गया। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के कार्यालय पर हुए इस विलय में वाल्मीकि समाज, सोनकर समाज, निषाद समाज, कश्यप समाज और युवा वर्ग ने बसपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मायावती कभी नहीं सोचती कि किसी समाज में उनको वोट दिया, वह सर्व समाज के विकास करने का काम करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान से सीतापुर जेल जाकर पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त 2019 को उक्त मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के मिले पैसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान से पूछताछ से पहले उनसे संबंधित सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया।
पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर पुलिस और प्रशासन से आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों के बारे में जानकारी और उससे संबंधित दस्तावेज मांगे थे। उधर दो अन्य अलग अलग मामलों में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ के लिए ईडी न्यायालय में अनुमति मिल गई है। कोरोना काल में सितंबर के द्वितीय चरण का राशन वितरण शुरू किया गया। आगरा जनपद के 1268 राशन की दुकानों पर एक साथ राशन वितरण का काम शुरू हुआ। वितरण में सरकार ने कोरोना गाइडलाइन लागू की और 30 सितंबर को ओटीपी के तहत राशन का वितरण होगा। 11 दिन में जनपद के 7,36,000 कार्ड की 30,54,000 यूनिट पर गेहूं चावल दिया जाएगा। खास बात तो है कि इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो चीनी भी मिलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस बार राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को पैसा चुकाना होगा। गेहूं के लिए प्रति किलो 2 रुपए और चावल के लिए प्रति किलो 3 रुपए देने होंगे। प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लोगों को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 21 और 22 सितंबर को छिटपुट तौर पर बदली बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल के कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें पड़ी। पश्चिमी यूपी में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट तौर पर बारिश हुई। सूबे में सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर बारिश महाराजगंज के निचलौला में दर्ज किया गया, जबकि आगरा में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश हो सकती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री भी पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो लगातार राजनीतिक लोगों का दौरा प्रयागराज के लिए जा रहे हैं और हर कोई महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच पा रहे हैं। उनके साथ भीड़ भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और अंतिम दर्शन के लिए नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है नरेंद्र गिरी का, फांसी के फंदे से लटका हुआ, जिसके बाद लगातार पूरे प्रदेश और देश में शोक व्याप्त है। चाहे वो साधु संतों की बात की जाए, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बात की जाए, हर कोई भाव विभोर है और शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। अखिलेश यादव नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जनता टीवी पर देख पा रहे हैं। तो प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, संतों के साथ बातचीत की है और उन्होंने संतों को भरोसा भी दिलाया था कि कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी थी और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी क्षति है साधु संत समाज के लोगों को और देश के लोगों को, क्योंकि नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या आत्महत्या की अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं और एक नाम सामने आया है आनंद गिरी का, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी को हरिद्वार से अब प्रयागराज लाया जा रहा है और लगातार राजनीतिक लोगों की और साधु संतों की बयानबाजी भी चल रही है। ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में ढाबे से खाना लाकर पैदल घर जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बादा में एक पिता ने पीट-पीटकर अपनी सगी बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में
थप्पड़ वुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां चोरी का इल्जाम लगाकर महिला ने बस ड्राइवर को जमकर थप्पड़ मारा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिव्यापुर के नगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट और 25,000 के नामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधी कई महीनों से पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा था और पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश चल रही थी। इटावा के भर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे गंभीर रूप से घायल हो गई और इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इटावा में शादी का झांसा देकर सिपाही ने महिला के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो सिपाही ने मुंह खोलने पर भाई और पिता को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। वहीं पीड़ित महिला ने सिपाही के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गणेश महोत्सव कार्यक्रम के बाद बालाओं का डांस करवाया गया और कोरोना गाइडलाइन के जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई। बाराबंकी में पुलिस की एक महिला सिपाही का घूस लेता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक महिला सिपाही पासपोर्ट आवेदन में वेरिफिकेशन के नाम पर घूस ले रही थी। वहीं वीडियो वायरल होते ही एसपी ने महिला सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। हरदोई के सुरसा ब्लॉक क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते सिलेंडर धू धू कर जलने लगा। वहीं करीब 1.5 घंटे बाद ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रावस्ती के गिलौला पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार को पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर बाइक सवार बहन समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जालौन में कुछ महीने लोगों के मोबाइल चोरी की खबर लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिससे उनकी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चोरों के पास से 30 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 4,35,000 रुपए आंकी जा रही है। बरेली के सीवीगंज थाना क्षेत्र में तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। मारपीट के मामले में दबंगई दिखाने वाले युवक काफी भारी पड़ गया, जिसके बाद वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को मार मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मृतका के भाई ने अपनी बहन के पति पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। लखीमपुर खीरी में बाइक और वैन के जोरदार टक्कर में बाइक सवार दोनों युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। औरैया में स्कूल जाते समय लड़की को परेशान करने से रोकने पर युवती के भाई को मनचले ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। पीड़ित भाई बहन ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बलिया के जिला अस्पताल में खून जांच रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मात्र एक काउंटर बना हुआ है, जिसकी वजह से काउंटर पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिसके चलते लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। कानपुर देहात में सरकार गरीबों को आवास देने के दिशा निर्देश दे रही, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा। वहीं सालों से कच्चे मकान और झोपड़े में रहने वाले ग्रामीण आवास पाने के लिए अधिकारियों के चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, बुलंदशहर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक के साथ तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बाइक सवार 3 लुटेरों ने 20,000 की नकदी, सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगरा से खबर है, आगरा के खेड़ागढ़ थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 15 लीटर कच्ची शराब और 10 केस बियर भी बरामद की, साथ ही कई दुकानों पर छापेमारी की गई। बदायूं के घोती थाना क्षेत्र में दबंगों को पुलिस का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सीतापुर के मोहंदीपुर थाना क्षेत्र में लाइसेंसी बंदूक से युवती ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। पिता की मामूली कहासुनी के बाद घर में रखी लाइसेंसी बंदूक में युवती ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार की बयानों के बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
महोबा के मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर 55 साल के अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। इटावा के वैदपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के धंसने के कारण मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मालगाड़ी के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। फतेहपुर के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पैर फिसलने से युवक गंगा नदी में डूब गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को गंगा नदी से निकालकर कब्जे में लिया। महोबा में चाचा को नशे का आदी बनाकर भतीजे ने अपने ही चचेरी बहनों के हिस्से की संपत्ति को हड़प लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने जिलाधिकारी के चौखट पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तराखंड में कोविड की वजह से 1.5 साल से अधिक समय से बंद कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। शासन के आदेश के बाद विभाग की ओर से स्कूलों को खोलने जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक सभी स्कूलों को एसओपी पूरी तरह से पालन करना होगा। अधिकतर सरकारी स्कूलों की कक्षाएं 3 घंटे चलेंगी। प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्थिति अब कुछ सामान्य होने के बाद प्रशासन की ओर से स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं शिक्षा निदेशक के मुताबिक स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ा है। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर को हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से देवस्थान बोर्ड को हेली सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव भेजा था। 200 ई-पास हेली सेवा से जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोजाना जारी किए जाएंगे। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को 1 अक्टूबर से हेली सेवा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं गुप्तकाशी, सिरसी और भाभा हेलीपैड में 9 एविएशन कंपनियों की अनुमति मिली है। हेली सेवा का संचालन करने से पहले डीजीसीए की ओर से तीनों स्थानों के हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों से निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। मंत्री ने भी कहा कि प्रदेश में 239 धान खरीदी केंद्र बनाए जाएंगे। जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाया जा सकता है। इस केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इन दिनों धान क्रय पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बैठक में जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसान वार, ग्राम वार और बोया गया रकबे से संबंधित किसानों की सूची उपलब्ध कराई जाए। इससे संबंधित जो उत्पादित मात्रा है उसकी खरीदी की जा सके। हल्द्वानी में बीते दिनों भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के आवास में हुए रहस्यमयी धमाके के बाद अब कांग्रेस की पूर्व राज्य मंत्री बालम सिंह बिष्ट के हल्दचौड़ स्थित आवास में 2 तेज धमाकों की दहशत मचा हुआ है। दूसरी मंजिल की गुंबद की जोरदार हमला हुआ, जिससे घर की खिड़की और दरवाजे के शीशे टूट गए, साथ ही दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इससे किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद एसएसपी, एसपी सिटी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम को बुलाकर जांच पड़ताल में जुटी। रुद्रपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने एक युवक को नशे के 267 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। हरिद्वार में रानी पोखरी पुल यानी कि तेज बहाव के चलते टूट गया था, जिससे कि वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया। वहीं पुल टूटने से स्थानीय लोगों के आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देहरादून में मौसम केंद्र ने एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम निदेशक का कहना है कि मंडल और गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं चमोली की प्रधान ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वन अमला भूमि के चलते सड़क निर्माण के कार्य को हटाया जा रहा है। हरिद्वार में सरकार के आदेशानुसार कक्षा 1 से 5 तक स्कूल खोल दिए गए, जहां स्कूल प्रशासन और बच्चों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पहले दिन विद्यार्थी कम संख्या में विद्यालय पहुंचे। अब कुछ खबरें विस्तार से। देश के कई राज्य इन दिनों डेंगू का दंश झेल रहे। इसी बीच डेंगू के इलाज के लिए दवा की रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता हाथ लगी। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने ड्रग खोज निकाले हैं। क्या कुछ सफलता हाथ लगी, कैसे इनको सफलता हाथ लगी, आप रिपोर्ट देखिए। हर साल सितंबर आते आते देश के कई राज्यों में डेंगू का खतरा मंडराने लगता है। शुरुआत में तो ये बुखार सामान्य सा लगता है, लेकिन सही इलाज की कमी और देरी के चलते ये जानलेवा तक हो जाता है। इसे लेकर लखनऊ के केंद्रीय औषधि और अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने डेंगू के इलाज के लिए 2 ड्रग खोज निकाले हैं, जिसका चूहों पर सफल परीक्षण किया गया। हालांकि ये ड्रग अभी तक थ्रोम्बोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। ये परीक्षण अभी चूहों पर किया गया है और जल्द ही ह्यूमन पर ट्रायल करने के बाद लोगों के लिए दवा उपलब्ध हो पाएगी। CDRI के निदेशक प्रोफेसर तपस कुंडू ने बताया है, ये दवाएं डेंगू मरीजों पर पूरी तरह से कारगर होंगी। ह्यूमन ट्रायल के बाद दवा को पेटेंट कराकर शीघ्र ही बाजार में उतारा जाएगा। भारत में हर साल डेंगू नामक बीमारी फैलती है और इससे जान गंवाने वालों की संख्या काफी है। कारण है डेंगू के इलाज के लिए कोई सटीक दवा नहीं है, सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों की ये खोज देश के साथ साथ दुनिया भर के मरीजों के लिए काफी बड़ी और अहम मानी जा रही है। सूबे में विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने बाकी है। इसके चलते नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अब्बा जान वालों में कहा। इसके बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान कहा है। पिछले कुछ दिनों में टिकैत की बौखलाहट बता रही है कि ओवैसी की सक्रियता उनके सियासी मंसूबे पर पानी फेर सकता है। राशन मिल रहा होगा ना, आप लोगों को राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत अब्बा जान बनाम चाचा जान के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर अब्बा जान वाले कहकर निशाना साध रहे हैं, तो अब किसान नेता राकेश टिकैत ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता रहे हैं। टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है। दरअसल तमाम विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। उनका आरोप है कि ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण कर बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसका फुल आशीर्वाद है। किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। अब इसी मुहिम को लेकर वे पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने में जुटे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी की सक्रियता राकेश टिकैत के मंसूबों पर पानी फेर सकती है, इसलिए अब टिकैत के निशाने पर ओवैसी भी आ गए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INOS 24/7। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन